गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द लाइट ऑफ एशिया। फ्रेंड्स, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो द डाइजेस्टिव सिस्टम वीडियो नंबर 3 में मैंने माउथ, फेरिंक्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बताया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स होता है आहार नाल। पॉइंट नंबर 1, द ईसोफेगस और ओएसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और ज्यूलेट। जो ईसोफेगस अथवा ईसोफेगस है उसे साधारणतः फूड पाइप या ज्यूलेट के नाम से जाना जाता है। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंक्स विद द स्टोमच। जो ईसोफेगस है वह एक मस्कुलर ट्यूब है और ऊपर की तरफ थ्रोट यानी गले से फेरिंक्स विद द स्टोमच तथा स्टोमच के साथ अटैच होती है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस फ्रेंड्स ऊपर की तरफ थ्रोट यानी गले से और नीचे की तरफ स्टोमच से अटैच होती है। पॉइंट नंबर 2, द ईसोफेगस रन्स बिहाइंड द वाइंड पाइप, ट्रेकिया एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। जो ईसोफेगस है वह पीछे की तरफ वाइंड पाइप, ट्रेकिया एंड हार्ट से अटैच होती है एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, और इसका जो फ्रंट होता है वह स्पाइन से अटैच होता है। तो फ्रेंड्स, जो बिहाइंड होती है इसका ईसोफेगस का वह है ट्रेकिया या वाइंड पाइप तथा हार्ट से अटैच होता है, और जो इसका स्पाइन होता है वह जो इसका फ्रंट होता है वो स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम तो आपने पढ़ा ही होगा फ्रेंड्स। तो वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइन से ये अटैच होता है ईसोफेगस। लेंथ एंड डायमीटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसकी ईसोफेगस होता है जो उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और डायमीटर होती है 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इंसीजर टीथ, इंसीजर टीथ से देखते हैं। इंसीजर टीथ से नीचे आती है अपनी हायोड बोन, हायोड बोन से नीचे होती है फेरिंक्स। क्या होती है फ्रेंड्स? फेरिंक्स। फेरिंक्स से नीचे होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस बिहाइंड होती है क्या? ट्रेकिया या वाइंड पाइप तथा फ्रंट होती है क्या? स्पाइन। तो फ्रेंड्स, अपर दिख रहा है जो अपर इंस्पेक्टर यानी कि जो ईसोफेगस में ऊपर की तरफ जो एक बंद द्वार होगा, खोलने और बंद द्वार करने, खोलने का और बंद करने का जो काम करेगा उसे बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को बंद और खोलने का जो काम करेगा उसे बोलेंगे अपर इंस्पेक्टर। तब नीचे की तरफ जो उसे बंद करने का और खोलने का काम करेगा ईसोफेगस को, उसे बोलेंगे लोअर इंस्पेक्टर। तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ के बारे में मैंने बताया 25 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका होता है 2 सेंटीमीटर, और जो फेरिंक्स की लेंथ होती है वो होती है 15 से 14 सेंटीमीटर के बीच। आया फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम बहुत ही डायग्राम है। आप जो भी खाना खाते हैं तो वह खाना आपके पेट में डायरेक्ट जाता तो है नहीं, वह जाता है पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, पेरिस्टालसिस, PARISTALSIS, पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा वह खाना आपके ईसोफेगस से स्टोमच, स्टोमच से ही फिर वो इसी प्रोसेस के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई खाना खाते हैं तो वह डायरेक्ट आपके ईसोफेगस से डायरेक्ट एक ट्यूब, जो मसल्स ट्यूब है ईसोफेगस, उसके थ्रू आपके स्टोमच में तो जाता ही नहीं है। अगर वो जाता तो आपके लिए उसकी वॉइस रिटर्न सुनने को मिलती। तो ऐसा नहीं है, वह खाने जाता है जो वो जाता है पेरिस्टालसिस प्रोसेस को क्रमांकन के द्वारा। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स, ईसोफेगस के स्ट्रक्चर की बात। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर को देखते हैं ईसोफेगस के। द वॉल ऑफ द ईसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमेन आउटवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू, layers of muscles fibers between layers of fibrous tissue and an outer layer of connective tissue। फ्रेंड्स, जो ईसोफेगस है उसकी जो बाल है वह ल्यूमेन, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट
होती है तथा जो बिटवीन लेयर्स होती है वह फाइबरस टिश्यू से कंसिस्ट होती है। एंड एन आउटर लेयर, और एक आउटर लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। जो ईसोफेगस की ल्यूमेन आउटवर्ड्स बाल्स होती है वह म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है, और जो बिटवीन लेयर्स होती है ईसोफेगस की वह फाइबर्स टिश्यू से कंसिस्ट होती है तथा एक आउटर लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, द म्यूकोसा इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम of around 3 layers of squamous cells which contrasts to the single layers of columnar cells of the stomach। फ्रेंड्स, जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की 3 लेयर से कंसिस्ट होती है, जबकि स्टोमच की एक सिंगल लेयर कॉलमनर सेल्स इसके विपरीत होती है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। जो म्यूकोसा होती है वह स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो एक टिश्यू है इसकी 3 लेयर से कंसिस्ट होती है स्क्वामस सेल्स, और जो स्टोमच होती है, स्टोमच की जो बाल होती है सिंगल लेयर्स की वह इसके विपरीत होती है, जो कि एक सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम से कंसिस्ट होती है, जबकि ये 3 स्क्वामस एपिथेलियम से कंसिस्ट होती है। कौन? ईसोफेगस। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट ऑफ द मसल्स इज स्मूथ मसल्स although stratified muscles predominates in its upper third। Point number 3 friends, most of the muscles is smooth muscles although stratified muscles predominates in its upper third। अधिकांशतः मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं वो अधिकतः चिकनी होती हैं। आल्दो स्ट्रैटिफाइड मसल्स, हालांकि जो मसल्स होती हैं वह मसल्स अपनी मसल से 3 मसल्स पर ज़्यादा स्मूथ मसल्स होती हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इट हैज़ 2 मस्कुलर रिंग्स और इंस्पेक्टर इन इट्स वॉल, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम। अर्थात फ्रेंड्स ईसोफेगस में 2 मस्कुलर रिंग्स अथवा इंस्पेक्टर होते हैं। इसकी बाल्स पर 2 इंस्पेक्टर होते हैं। ईसोफेगस की बाल्स पर 2 इंस्पेक्टर होते हैं। वन एट द टॉप, एक ऊपर, एंड एट द बॉटम, और एक नीचे की तरफ। टॉप यानी कि शिखर और बॉटम यानी कि पेंदी या तल या नीचे की तरफ होता है। पॉइंट नंबर अगला, A inspector is a circular muscles that normally maintain contraction of a natural body, passage or orifice, and which relaxes as required by normal physiological functioning। फ्रेंड्स, जो इंस्पेक्टर होते हैं वह एक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि नेचुरल बॉडी को मेंटेन बनाए रखते हैं, सामान्यतः बॉडी की नेचुरल मेंटेन बनाए रखते हैं। जो इंस्पेक्टर होते हैं एक गोलाकार डोर होता है इंस्पेक्टर ईसोफेगस पर, अपर एंड लोअर, वो कि एक दरवाजे की तरह काम करता है, उसको बंद करने का और खोलने का, जो कि नेचुरल होता है और बॉडी के मेंटेन को बनाए रखता है। पैसेज और ओरिफिस, अथवा मतलब जो भी खाना यहाँ से गुजरता है उस छिद्र के द्वारा, मतलब एक जो द्वार होता है, द्वार सा होता है, द्वार टाइप का, उसके अंदर जाता है तो फिर उसको वो बंद कर लेता है। विच रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, और इस प्रकार की यह फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग प्रोसेस चलती रहती है इसमें ईसोफेगस में। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर अगला, द लोअर इंस्पेक्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक स्टोमच कंटेंट। तो आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, स्टोमच में HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक कंसनट्रेट एसिड इसमें पलपता है। तो यह बहुत ही हार्ड कंसनट्रेट होता है जो कि इंस्पेक्टर में आने से मतलब ईसोफेगस में आने से रोकता है। कौन? लोअर इंस्पेक्टर, जो कि ईसोफेगस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, जो ईसोफेगस में लोअर इंस्पेक्टर होता है वह एसिडिक एसिड को आने से रोकता है। मेन फंक्शन इसका यही है। फंक्शन ईसोफेगस का फंक्शन, फॉर्मेशन
ऑफ अ वॉलस swallowing फॉर्मेशन ऑफ अ वॉलस, यानी फ्रेंड्स भोजन को एक लुगदी का आकार प्रदान कराना ईसोफेगस का फंक्शन। ए swallowing यानी कि भोजन को निगलता जाता है। एंड अगला पॉइंट, फूड इज इंगेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन swallowed passes first into the pharynx and then into the esophagus। तो फ्रेंड्स जब फूड को हम इंजेस्टेड करते हैं माउथ के थ्रू, तो वह उसको सोलोड किया जाए, यानी कि निगलते हैं और उसको माउथ के बाद फिर फेरेंक्स में ले जाते हैं, फेरेंक्स के बाद फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टोमच, यह इसमें लिखा है फ्रेंड्स। तो रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। रिड्यूसिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स बैक फ्लो, यानी कि जो स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस बनेगा उसका बैक फ्लो ना होना है, वो कि इंस्पेक्टर के द्वारा, जो कि ईसोफेगस में लोअर बनता है एंड अपर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड एसिड इनटू द ईसोफेगस, प्रोटेक्टिंग द ईसोफेजियल म्यूकोसा। तो फ्रेंड्स जो स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस या HCl का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको ईसोफेगस में पाए जाने वाला इंस्पेक्टर होता है, लोअर इंस्पेक्टर, उसको बैक फ्लो होने से रोकता है। जैसे अगर फ्रेंड्स जो HCl कंस्ट्रक्शन इतना हार्ड होता है, अगर वो ईसोफेगस में पहुंच जाए ना, तो ईसोफेगस जल जाएगा और फिर डाइजेस्ट ना हो पाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रकार की थोड़ी भी डैमेज हो जाए, अगर HCl का वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है अपर एंड लोअर एंड ईसोफेजियल में उसको प्रिवेंट करता है जी इंस्पेक्टर। तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड एसिड इनटू द ईसोफेगस प्रोटेक्टिंग द ईसोफेजियल म्यूकोसा, जे कि एक ईसोफेजियल म्यूकोसा के द्वारा इसकी सुरक्षा होती है। ब्लड सप्लाई, फ्रेंड्स ईसोफेगस के लिए ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, तो वो यहाँ है। तो ईसोफेजियल आर्टरीज, ओसोफेजियल आर्टरीज होती है, इसके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी, इसके द्वारा भी ब्लड सप्लाई होती है। वीनस ड्रेनेज, यानी कि वीनस ड्रेनेज ब्लड वीन्स सप्लाई कहाँ से होती है, तो वो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन्स की। कहाँ से होती है फ्रेंड्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन्स के द्वारा। फ्रेंड्स साथ ही साथ आप नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ही असली लिखा है, आपके लिए इससे अच्छा पीपीटी कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्टोमच। फ्रेंड्स आई होप आपको लिए ईसोफेगस भी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इसके बाद अब देखते हैं फ्रेंड्स स्टोमच। स्टोमच मीन्स होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन को जो कैविटी होती है उसमें पाया जाने वाला एक ऑर्गन है स्टोमच। द स्टोमच इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। जो स्टोमच है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन होते हैं फ्रेंड्स, अब एब्डोमेन में होते हैं 9 रीजन, जो हम नेक्स्ट बताएंगे फ्रेंड्स आप लोगों को। तो जो स्टोमच होता है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड लोकेटेड है। द स्टोमच रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। स्टोमच भोजन को इस ईसोफेगस से रिसीव करता है, यानी कि जो स्टोमच होता है उसको भोजन ईसोफेगस के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज फूड रीच द एंड ऑफ द ईसोफेगस, जैसे ही भोजन ईसोफेगस से स्टोमच में पहुंचता है, इट एंटर द स्टोमच थ्रू ए मस्कुलर वाल्व कॉल्ड द लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। यानी कि जैसे ही भोजन ईसोफेगस के लोअर इंस्पेक्टर के द्वारा स्टोमच में पहुंचता है तो वह द्वार बंद हो जाता है और उस लास्ट जो द्वार होता है इंस्पेक्टर होता है ईसोफेगस का, उसको ईसोफेजियल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स मैंने बताया था एब्डोमेन के 9 रीजन, तो आपके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा शानदार जो डायग्राम दिख रहा है इसके थ्रू आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखें बिल्कुल सटीक तरीके से। तो फ्रेंड्स आपके लिए इसमें एब्डोमेन में 9 रीजन देखने को मिल रहे होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5
6, 7, 8 एंड 9। 9 रीजन फ्रेंड्स आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अब इसके 9 रीजन्स को आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड बिटवीन क्या है, इपीगैस्ट्रिक रीजन। क्या है फ्रेंड्स, इपीगैस्ट्रिक रीजन। देखो राइट साइड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट साइड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड बीच में इपीगैस्ट्रिक रीजन एंड बिटवीन। अब इसके मिडल देखते हैं फ्रेंड्स, मिडल तो राइट लंबर रीजन। क्या है फ्रेंड्स, राइट लंबर रीजन। बिटवीन क्या है, अम्बिलिकल। क्या है फ्रेंड्स, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट लंबर रीजन। राइट साइड राइट लंबर रीजन, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंबर रीजन एंड बिटवीन अम्बिलिकल रीजन। अब लोअर देखते हैं फ्रेंड्स, तो लोअर में है राइट इलियक रीजन। क्या फ्रेंड्स, राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट में लेफ्ट इलियक रीजन। बीच मतलब बिटवीन क्या है इसके, बिटवीन में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या फ्रेंड्स, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। देखो फ्रेंड्स आपको बता दूं, देखो ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, बीच में क्या, एपिगैस्ट्रिक। राइट लंबर लेफ्ट लंबर, बीच में क्या है, अम्बिलिकल। क्या है फ्रेंड्स, अम्बिलिकल। राइट इलियक लेफ्ट इलियक, बीच में क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। इसी के थ्रू आप इसके ऑर्गन्स को भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया अभी, लेफ्ट साइड होता है क्या, जे स्टोमच, तो ये है लेफ्ट साइड स्टोमच। कहाँ है फ्रेंड्स, इस साइड लेफ्ट स्टोमच। आपसे कोई पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है देखो राइट लेफ्ट एंड इसमें देखो जी है। तो ये किसको ले रहा है, देखो राइट को भी ले रहा है, लेफ्ट को भी ले रहा है, अम्बिलिकल को ले रहा है। ऊपर किसको छोड़ रहा है, एपिगैस्ट्रिक को छोड़ रहा है फ्रेंड्स, एपिगैस्ट्रिक को। एब्डोमेन के जे एपिगैस्ट्रिक को छोड़ के बीच वाले में एंड नीचे वाले में लोकेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके थ्रू आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपको ये याद करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम है जो बिल्कुल सटीक डायग्राम है स्टोमच का। अगर आप यह बना देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टोमच की थ्योरी के साथ साथ आप ये बना देंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। जो स्टोमच है, स्टोमच को देखते हैं फ्रेंड्स। तो स्टोमच का ऊपरी वाला भाग आ रहा है जो ईसोफेगस का, वहां से इस वाला यहाँ पोर्शन होगा जो यहाँ होगा इंस्पेक्टर। क्या होगा फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर, जो कोई ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस का ये इंस्पेक्टर होता है जो कि इसको द्वार को बंद करता है, खोलता है, जो कि इसमें गैस्ट्रिक जूस बनेगा। जो गैस्ट्रिक जूस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा, बैक फ्लो नहीं होने देगा फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग नहीं होने देगा। तो स्टोमच को देखते हैं। तो ये ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस से इसमें खुलता है। तो स्टोमच के होते हैं 4 पार्ट्स फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 4 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस एंड कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। आपको बता दें फ्रेंड्स, स्टोमच के होते हैं 4 पार्ट्स। कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कितने, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और जो कर्वेचर होते हैं, कर्वेचर मीन्स होता है कुबड़ा यानी कि मुड़ा हुआ। तो एक जो छोटा दिख रहा है उसे कहते हैं लेजर कर्वेचर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लेजर कर्वेचर। ये है लेजर कर्वेचर एंड ये है लार्जर कर्वेचर। क्या है फ्रेंड्स, ये लार्जर या ग्रेटर, ये लेजर, ये ग्रेटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद गैस्ट्रोफेशियल जंक्शन, यानी कि जहां पर जो गैस्ट्रिक जूस और ईसोफेजियल का जो इंस्पेक्टर होता है उस वाले जंक्शन को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। अब जो पाइलोरस होता है, पाइलोरस के ये वाला भाग होता है जो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये वाला भाग ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि उसका नाम होता है डिओडेनम। क्या होता है फ्रेंड्स, डिओडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसके रिलेशनशिप या इसकी एनाटॉमिकल फीचर्स को देखते हैं या ओसिशियंस को भी देखते हैं। तो रिलेशनशिप या एनाटॉमिकल फीचर्स या ओसिएशन। तो एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स एब्डोमिनल रीजन्स 9 रीजन्स होते हैं, उसके थ्रू है बिल्कुल पूरा ये
जो इसके रिलेशन से बिल्कुल उसी के थ्रू है। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा फ्रेंड्स। जो एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ होता है एब्डोमेन में, वो होता है आगे की तरफ लीवर अटैच करेंगे एंटीरियरली एब्डोमिनल वाल, और एब्डोमिनल वाल को अटैच करेगी किसको, स्टोमच को। पोस्टीरियरली एब्डोमिनल आयोटा पैनक्रियाज स्प्लीन लेफ्ट किडनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो पोस्टीरियरली होती है उसको अटैच करेगा आयोटा पैनक्रियाज स्प्लीन लेफ्ट किडनी। किसको अटैच करेंगे, स्टोमच को। एब्डोमेन रीजन में ये पाए जाते हैं ऑर्गन। सुपीरियरली ऊपर की तरफ डायफ्राम अटैच करेगा स्टोमच को। एसोफेगस अटैच करेगी लेफ्ट लोब ऑफ लीवर का लेफ्ट लोब करेगा। लीवर में 2 लोब होते हैं फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे। इन्फीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कोलोन किसमें होती है फ्रेंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इन्फीरियरली इसको अटैच करेंगे किसको, स्मॉल स्टोमच को। फिर लेफ्ट साइड डायफ्राम एंड स्प्लीन। लेफ्ट साइड होती है जो डायफ्राम होता है एंड स्प्लीन होता है। राइट साइड लीवर एंड ड्यूडेनम। राइट साइड देखो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, राइट साइड ड्यूडेनम दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। ये राइट साइड है, राइट साइड ड्यूडेनम एंड लीवर अटैच करेगा। ये इसकी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, जो सुपीरियरली, ये इन्फीरियरली, लेटरल। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ pouch like organ primarily designed for food storage for 2 से 4 hours and some mechanical and chemical digestion also occur. अ pouch like occur primarily यानी कि स्टोमच में सामान्यतः देखा जाता है तो जो भोजन का स्टोरेज होता है वो 2 से 4 घंटे तक इसमें स्टोर होता है इसमें स्टोमच में। एंड सम मैकेनिकल, और इसमें कुछ भौतिकी एंड केमिकल डाइजेशंस भी पाए जाते हैं किसमें, स्टोमच में। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स 2 इंस्पेक्टर एट बोथ एंड्स ऑफ रेगुलेट्स फूड मूवमेंट्स। यानी कि इसमें 2 इंस्पेक्टर होते हैं बोथ साइड, जो कि भोजन को मूवमेंट एंड रेगुलेट करने का फंक्शन होता है। कार्डियक इंस्पेक्टर नियर द इसोफेगस। जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है, कार्डियक से स्पष्ट होता है फ्रेंड्स, हार्ट के पास। कार्डिया शब्द जहां पर आ जाए तो समझ लेना हार्ट से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियो इंस्पेक्टर हार्ट से रिलेटेड है, जो कि इसोफेगस के पास लोकेटेड होता है। एंड पाइलोरिक इंस्पेक्टर नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लोकेटेड है। डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। स्टोमच को 4 रीजन में डिवाइडेड किया गया। मैंने अभी बताया था कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। जो कार्डियक स्टोमच होता है वो कार्डियक, एंड फंडस स्टोमच होता है जो, और फंडेड। बॉडी ऑफ स्टोमच सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी। स्टोमच का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, बॉडी। आपको दिखा दूं फ्रेंड्स डायग्राम के थ्रू। जो बॉडी होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है, दिख रहा है फ्रेंड्स। फंडस होता है वो होता है कहाँ, फंडेड में। एंड कार्डियक होता है, कार्डियक के पास। लार्ज जो पाइलोरस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंटेन थिक फोल्ड्स कॉल्ड रूगी एट इट्स लेयर फॉर प्रोवाइडिंग। यानी कि जो स्टोमच है उस पर एक मोटी लेयर्स बनती हैं, उसे बोलते हैं रूगी। स्टोमच है, आपको दिखा दूं, जैसे ये स्टोमच है, ये स्टोमच है, तो इसके अंदर जो ऐसी मोटी फोल्ड बनेंगी, इस प्रकार की मोटी फोल्ड बनेंगी, इसे बोलेंगे रूगी। इसके अंदर ही बनेंगी जो फोल्ड, उसे बोलते हैं रूगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स रूगी क्या है। रूगी एक मोटी फोल्ड, मोटी एक संरचना होगी जिसे रूगी कहा जाएगा, जो कि प्रोवाइड करेगी किसको, लेयर्स को। सो लार्जर सरफेस एरिया ऑफ फॉर एक्सपेंशन, सेक्रेशन, डाइजेशन एंड सम एब्जॉर्प्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन सिस्टम की सबसे लार्ज एरिया है, जिसमें एक्सपेंशन होगा, सेक्रेशन होगा, डाइजेशन होगा एंड एब्जॉर्प्शन भी होगा। सेक्रेशन किसका होगा, कई एसिड HCl का करेगा, पेप्सिन्स का करेगा एंड अदर एंजाइम्स का ये सेक्रेशंस करेगा। एंड डाइजेशन भी होगा इसमें, यानी कि भोजन का इसमें थोड़ा पचाव भी होगा। एब्जॉर्प्शन उसका एब्जॉर्ब भी होगा थोड़ा बहुत। फंक्शंस, इसके फंक्शन होते हैं जो स्टोमच के, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 फंक्शन डाइजेशन, यानी कि भोजन का पाचन कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1, द स्टोमच रिलीज प्रोटीएस, यानी कि
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन, प्रोटीज मतलब पेप्सिन्स, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स और inhibits bacteria and provides the acidic pH of 2 for the protease to work। यानी कि जो स्टोमच होता है, स्टोमच पेप्सिन्स नामक एंजाइम्स का रिलीज करेगा, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो वो बैक्टीरिया को किल्स करेगा, एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक पीएच, और वह अम्ल होता है जो एसिडिक होता है उसका पीएच को मेंटेन बना रहेगा प्रोटीज टू वर्क, और जो कि पेप्सिन्स को कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना पेप्सिन कार्य नहीं करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एसिड होता है। फूड इज कैंड बाय द स्टोमच थ्रू मस्कुलर कंट्रक्शन ऑफ द बॉल कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यानी कि जो फूड होता है वह स्टोमच से आगे की ओर जो बढ़ेगा तो वह प्रोसेस कहलाएगी पेरिस्टाल्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब फूड फेरेंक्स से इसोफेगस में आएगा तो भी पेरिस्टाल्सिस के द्वारा, और फिर जब इससे इसोफेगस से रूगी से इसका क्या नाम आगे की ओर बढ़ेगा ड्यूटेरियम की तरफ, तो वो पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस होगी। यानी इसमें क्लियर लिखा है फूड इज कैर्ड बाय द स्टोमच थ्रू मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि एक मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन होगा जिसके द्वारा ये आगे बढ़ेगा, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाएगा। एब्जॉर्बिशन, डाइजेशन पढ़ लिया आपने, इसका फंक्शन होता है। फिर दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्बिशन। एब्जॉर्बिशन का नया पॉइंट, सम एब्जॉर्बिशन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेवरथलेस डज अकर इन द स्टोमच थ्रू इट्स लाइनिंग। यानी कि कुछ छोटे छोटे कण, मूल कण होंगे भोजन के जो बन जाएंगे स्टोमच में, उनका एब्जॉर्बिशन स्टोमच में होना निश्चय पाया जाएगा, और जिसका जो एब्जॉर्बिशन होगा वो एक लाइनिंग के थ्रू होगा। जैसे मैंने बताया था रूगी में जो लाइन के फोल्ड बनेंगे उसमें उसका एब्जॉर्बिशन हो जाएगा। किसका? फूड का एब्जॉर्बिशन होगा इसका क्या नाम है, स्टोमच में। आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें गैस्ट्रिक जूस का भी रिलीज होगा, किसमें? स्टोमच में। तो पॉइंट नंबर अगला, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टोमच एसिड इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड formed in the stomach and is composed of hydrochloric acid, potassium chloride and sodium chloride। तो जो गैस्ट्रिक एसिड है या गैस्ट्रिक जूस है या स्टोमच एसिड, इसको तीन नाम दिए जा सकते हैं। क्या क्या? गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस या स्टोमच एसिड, जिसे सामान्यतः डाइजेस्टिव फ्लूइड कहते हैं, जो कि स्टोमच में कंटेन होता है या फॉर्म होता है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको जो गैस्ट्रिक एसिड या स्टोमच एसिड होता है इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड संज्ञा दी जाती है। पॉइंट नंबर अगला, द एसिड प्ले अ की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो एसिड है उसका मेन प्ले है भोजन जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करना। एसिड का मेन रोल है भोजन प्रोटीन का डाइजेशन करना। किसका? प्रोटीन का। मेन कहने का मतलब ये है जो एसिड है वह है प्रोटीन का डाइजेशन करता है बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिक एंजाइम, और इसी के द्वारा फिर यह एंजाइम एक्टिवेट होगा। किसके द्वारा? एसिड के द्वारा। एंड मेकिंग इंजेस्टेड प्रोटीन, और प्रोटीन का अंतर्ग्रहण करने के लिए उसको बेकाबू करेगा। अनरेबल सो दैट द डाइजेस्टिव एंजाइम, और अनरेबल सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, और इस प्रकार की एक लॉन्ग चेन होगी जो कि अमीनो एसिड को एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ता जाएगा, और इस प्रकार अमीनो एसिड इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन को खंडन विखंडन करने के लिए डाइजेस्टिव इसका जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के द्वारा ही प्रोटीन का खंडन विखंडन होगा और उसके द्वारा ही उसका एब्जॉर्बिशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है कि एसिड मतलब जो एसिड है, एसिड के बिना प्रोटीन का पाचन होना संभव नहीं है, क्योंकि एसिड के द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होता है। मैं अगले 4-5 पॉइंट आपके लिए बाद में बताऊंगा, लेटर डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद आप उसके थ्रू ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे फ्रेंड्स। गैस्ट्रिक सीक्रेटरी सेल्स, यानी कि स्टोमच में जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार के गैस्ट्रिक सीक्रेट्स करती हैं। तो चीफ सेल्स होती हैं,
पेरियाइटल सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं एंड जी सेल्स होती हैं। जो चीफ सेल होती हैं वो सीक्रेट्स करते हैं पेप्सिनोजन एन इनएक्टिव एंजाइम, जो कि एक इनएक्टिव यानी कि जो कि एक्टिव एंजाइम नहीं होता है, पेप्सिनोजन, इसको सीक्रेट्स करते हैं चीफ सेल्स। कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि स्टोमच में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तो इसमें पाई जाती हैं 4 प्रकार की, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स एंड जी सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं वो एन एक्टिव एंजाइम का सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेंस। आई होप आपको याद भी होता जा रहा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है पेराइटल सेल्स। दूसरे सेल से पेराइटल सेल्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती है एंड इन इनस्ट्रिक्स फैक्टर विच हेल्प एब्जॉर्बिशन ऑफ द विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। बताने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल पढ़ते ही याद हो रहा होगा। जो कि एब्जॉर्ब करता है किसको? विटामिन B12 को। पेराइटल सेल्स किसको एब्जॉर्ब करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसको सीक्रेट्स करती हैं पेराइटल सेल्स, और जो कि विटामिन के एब्जॉर्बिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सी सेल्स होती हैं जो कि HCl कॉन्सेंट्रेट को सीक्रेट्स करती हैं, तो वो होती हैं पेराइटल सेल्स। कौन सी सेल होती हैं? पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेट्स म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंस ऑफ टू हेल्प नेचुरल HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जो म्यूकस सेल्स होती हैं वह प्रोटेक्ट या सहायता करती हैं जो कि HCl होता है, बहुत ही हार्ड कंसंट्रेट होता है, जो कि म्यूकस सेल्स के द्वारा इसकी प्रोटेक्टिंग होती है, इसकी बॉल्स की, इसकी एब्डोमेन की बाल्स की। अगर म्यूकस सेल्स ना होती तो एब्डोमेन इसको सराह नहीं पाता, HCl को, जो इतना हार्ड कंसंट्रेट होता है इसके लिए बिल्कुल भी इसको सराहना नहीं दे पाता। ये होती है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट या हेल्प करती हैं। तो अगला है जी सेल्स। सीक्रेट्स अ हार्मोन्स कॉल्ड गैस्ट्रिन, जो एक हार्मोन्स को सीक्रेट्स करते हैं उसे कहते हैं गैस्ट्रिन। जी सेल्स यानी गैस्ट्रिन सेल्स विच स्टिमुलेट्स द पेराइटल सेल्स एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक, जो कि स्टिमुलेट करते हैं पेराइटल सेल्स एंड अदर्स गैस्ट्रिक सेल्स को। जी सेल्स यानी कि गैस्ट्रिन सीक्रेट हार्मोन, इतना ही पढ़ना है जी सेल्स में कि जो कि एक हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन्स। आई होप आपको ये चारों सेल्स समझ में आ गई होंगी जो कि स्टोमच में सीक्रेट्स होती हैं, जो कि स्टोमच में सीक्रेट्स होती हैं। ब्लड सप्लाई, स्टोमच की ब्लड सप्लाई, राइट, स्टोमच की ब्लड सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि स्टोमच की ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से? राइट गैस्ट्रोपेपियोलिक आर्टरी के द्वारा, लेफ्ट गैस्ट्रोपिपियोलिक आर्टरी के द्वारा एंड गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा। जो वीनस ड्रेनेज होगी वो होगी गैस्ट्रिक बीन्स के द्वारा। गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रिक बीन्स लिख दोगे इतना तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। राइट गैस्ट्रोपेपिलिया यदि आप भूल जाते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रोपेपिलिया यदि आप भूल जाते हैं तो कोई बात ना, अगर आप गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रिक बीन्स लिख देते हैं तो आपके लिए ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं सेलेब्री ग्लैंड्स पहले पढ़ लिया था, अब इसके पैनक्रियाज है जो, और लीवर है एंड यही है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ चुके थे। तो पैनक्रियाज फ्रेंड्स, पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैनक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन। जो पैनक्रियाज है वह एक ग्लैंडुलर ऑर्गन यानी कि ग्रंथक ऑर्गन है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम और वर्टिब्रेट्स, यानी कि जीवधारियों में जो पाचन तंत्र होता है उसमें यह एंडोक्राइन सीक्रेट्स, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह एक कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पैनक्रियाज है या अग्न्याशय है वह एक ग्रंथक ऑर्गन है और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोक्राइन, जीवधारियों में एंडोक्राइन सिस्टम में भली भांति है कार्य करता है। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टोमच। यह एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमच के पीछे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, और जो कि कई प्रकार के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, महत्वपूर्ण हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जिसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागोन शामिल है। सोमेटोस्टेटिन भी है एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ ऑल विच सर्कुलेट इन द ब्लड।
एंड सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं जिनको सीक्रेट्स करता है ये ग्लैंड्स, उसमें जो ब्लड में डायरेक्ट सर्कुलेट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन, जो कि अपना जो हार्मोन सीक्रेट करेगी वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करेगी, ये सर्कुलेट करेगी। ठीक, अब फ्रेंड्स इसके लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। पैनक्रियाज की लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 6 इंच। आपको फ्रेंड्स दिख रही होगी जो स्टोमच में बिहाइंड दिख रही है जो येलो कलर की, वो है पैनक्रियाज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा जो येलो कलर का दिख रहा है जो है पैनक्रियाज जो स्टोमच के बिहाइंड है। इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो येलो कलर की दिख रही है स्टोमच के बिहाइंड है वो है पैनक्रियाज। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के होते हैं 4 पार्ट। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो टेल वाला पार्ट है वह है लेटरली। ठीक फ्रेंड्स, हेड, नेक एंड बॉडी। जो हेड है वो होता है मीडियली, पैनक्रियाज का हेड होता है मीडियली एंड टेल होता है लेटरली, एंड बॉडी एंड नेक होता है बिटवीन। एंड नीचे दिख रहा है फ्रेंड्स जो आपको वो लिखा है अनसीनिएट प्रोसेस, यहाँ होती है अनसीनिएट प्रोसेस। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल, द पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू हेड ऑफ पैनक्रियाज। एनाटॉमिकल फीचर्स में यदि देखते हैं तो पैनक्रियाज को हेड ऑफ पैनक्रियाज के हिसाब से डिवाइडेड किया जाता है। द नेक ऑफ पैनक्रियाज, देखो हेड ऑफ पैनक्रियाज, नेक ऑफ पैनक्रियाज, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज। आपको मैंने पहले बता दिया था, हेड ऑफ पैनक्रियाज, नेक ऑफ पैनक्रियाज एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज एंड बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, इसके बारे में बताया था। द नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। जो इसकी नेक होती है पैनक्रियाज की वह 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच लंबी होती है। एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी, जो कि बॉडी और हेड से बीच में होती है। क्या फ्रेंड्स? नेक। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज की जो बॉडी है वह लार्जेस्ट पार्ट होती है पैनक्रियाज का, जो कि पाइलोरस के पीछे लोकेटेड होती है। द टेल एंड्स बाय एविटिंग द स्प्लीन, और जो टेल होती है पैनक्रियाज की वो है स्प्लीन के पीछे, स्प्लीन के पास लोकेटेड या अटेम्प्ट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर्स का पैनक्रियाज का। एक बार और बताते हैं, इसके 4 भागों में डिवाइड करा गया है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है नेक, जो कि 2.5 सेंटीमीटर। इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है जो होता है बॉडी, जो कि इसके पाइलोरस के पीछे लोकेटेड होता है। और जो नेक होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। एंड जो टेल होती है वो स्प्लीन से अटैच होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड सप्लाई, पैनक्रियाज की ब्लड सप्लाई। सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी, मीसेंट्रिक शब्द आ जाए समझ लो ये बिल्कुल पैनक्रियाज से रिलेटेड है। तो सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई होती है पैनक्रियाज की। एंड वीनस ड्रेनेज होती है जो सुपीरियर मीसेंट्रिक बीन्स के द्वारा, किसके द्वारा? सुपीरियर मीसेंट्रिक बीन्स के द्वारा एंड स्प्लेनिक बीन्स के द्वारा। वीनस ड्रेनेज होती है वो सुपीरियर मीसेंट्रिक बीन्स के द्वारा एंड स्प्लेनिक बीन्स के द्वारा होती है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया, बहुत ही ईजी है यार। फंक्शन, इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो द पैनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिक विद इन द बॉडी। जो पैनक्रियाज है वह बॉडी में शुगर को कंट्रोल, यानी कि जो अधिकांश व्यक्ति देखते हैं जो चीनी ज़्यादा खा लेते हैं उनके लिए शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो वो जो पैनक्रियाज होती है वह शुगर को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक विद इन द बॉडी, और बॉडी की फंक्शनिंग में कार्य करती है। सो शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिक, जो कि शुगर का कंट्रोल एंड मेटाबॉलिक का फंक्शन करती है। पैनक्रियाटिक आइसोलेट आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज, और जो कि पैनक्रियाटिक द्विपालक आइसोलेट आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स होती हैं वो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं। Within these isolates are 4 main types of cells which are involved in the regulation of blood glucose level.
विथिन दीज आइसलेट, यानी कि साथ ही साथ जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट यानी कि द्वीपिकाएं होती हैं, आर फोर मेन टाइप, जो कि चार होती हैं। इनका मेन फंक्शन जो कि मेन प्रकार के सेल्स को इन्वॉल्व होती हैं इनमें, जो कि बॉडी में ब्लड होता है जो उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल या रेगुलेशन करने का कार्य करती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है उसको रेगुलेशन एंड कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। कहने का यही सही तरीका है। तो ईच टाइप ऑफ सेल सीक्रेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। इस प्रकार जो पैनक्रियाज होती है वो कई प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जो कि निम्नवत फॉलोइंग इंफीरियरली दिया गया है। तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड गामा सेल्स, चार प्रकार की सेल्स ये सीक्रेट्स करता है। सीक्रेट्स ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स किसको सीक्रेट्स करती है? ग्लूकागोन को। बीटा सेल्स करती है जो कि इंसुलिन को सीक्रेट्स करती है। एंड डेल्टा सेल्स होती हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट्स करती है। एंड गामा सेल्स होती हैं जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट्स करती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागोन को सीक्रेट्स करती हैं, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट्स करती हैं, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। एंड जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो है सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट्स करती हैं, जो कि इन दोनों ना ही ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए और ना ही ग्लूकोज की मात्रा को कम करे, ऐसे हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। इसके बाद बात करते हैं गामा सेल्स। गामा सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स जो हार्मोन्स होगा उसको सीक्रेट्स करती हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लीवर। आपको समझ में आ गया होगा पैनक्रियाज चार प्रकार के हार्मोन सीक्रेट्स करती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स में एंड डेल्टा सेल्स एंड गामा सेल्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं लीवर की। लीवर मीन्स होता है यकृत। पॉइंट नंबर 1, द लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। जो लीवर है वह एक ऑर्गन है जो कि वर्टिब्रेट्स नहीं पाया जाता। वर्टिब्रेट्स यानी कि जीवधारियों में ही पाया जाता है। वर्टिब्रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, संघ, जगत, उपसंघ, कुल, गण, वंश, जाति। इसमें वर्टिब्रेट एक शब्द आता है जो कि कुल का नाम है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कुल के जीवधारियों में ही यह लीवर पाया जाता है। detoxifies various metabolites, synthesize proteins and produce biochemicals necessary for digestion। यानी कि जो अनेक सारे जो हार्मोन्स होते हैं, यह मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो इसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि डेटॉक्सिफीज, मेटाबॉलिटीज, सिंथेसिस, इस प्रकार के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो लीवर के द्वारा सीक्रेट्स होते हैं। तो रिलेशंस या फीचर्स या ऑसिसेशन लीवर के एंटीरियरली, जो इसको हम एब्डोमिनल रीजन्स के द्वारा देखें तो बहुत इजी लगेगा। एंटीरियरली आगे की तरफ होता है डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल बाल। पोस्टीरियरली देखेंगे तो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, आयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। लेटरली देखेंगे तो लोअर रिब्स एंड डायफ्राम। सुपीरियरली ऊपर की तरफ देखेंगे तो डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। लीवर में एंटीरियर एब्डोमिनल वाल भी अटैच करेगी। इंफीरियरली नीचे की तरफ देखेंगे तो स्टोमच, बाइल डक्ट, ड्यूड्रम, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन एंड राइट किडनी भी इसको अटैच करेगी लीवर को इंफीरियरली। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लीवर के स्ट्रक्चर की बात। तो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन। आपको फ्रेंड्स इसमें दिख रहा होगा छोटे से इसमें, तो जो लीवर है वह रेडिश ब्राउन कलर का है एंड बेज शेप्ड ऑर्गन विथ 4 लोब ऑफ इनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड एंड शेप, जिसके 4 लोब्स होते हैं जो कि अनइक्वल साइज एंड शेप होती है। इसकी वेट होती है फ्रेंड्स इसकी 1.44 टू 1.66 किलोग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम मिनिमम इसकी जो वेट होती है वो 1.5 किलोग्राम होती है। विड्थ होती है इसकी, यानी कि चौड़ाई इसकी होती है 15 सेंटीमीटर। इट इज बोथ द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। यह
बहुत ही हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जीके एंड किसी प्रकार की आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी प्रकार के एग्जाम की, तो ये हमेशा सामान्यतः जीके में रखा जाता है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो कई व्यक्ति कहते हैं पीयूष ग्लैंड होती है, पीयूष ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वही पूरी बॉडी के लिए कंट्रोल करती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो, वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। कौन सी होती है फ्रेंड्स? लीवर होती है। आपको ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन में पाई जाती है तो वो केवल लीवर पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, डायग्राम के थ्रू आप जान लेते हैं। जो लीवर होता है, लीवर में दो लोब माने गए। यहाँ पर कितने लोब दिखाए गए? दो लोब, एंड राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब होता है वो लार्जेस्ट लोब होता है, और लेफ्ट लोब होता है जो कि बहुत ही छोटा लोब होता है। राइट लोब होता है लेटरली एंड लेफ्ट लोब होगा मीडियली। तो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को डिवाइडेड करने वाली जो एक लाइंस होती, एक लिगामेंट होगा जिसे बोलेंगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। आपको दिखा दें फ्रेंड्स, ये वाला लिगामेंट होगा जो इसको डिवाइडेड करेगा, इसे बोलेंगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट बोलेंगे फ्रेंड्स? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये होगा राइट लोब एंड ये होगा लेफ्ट लोब। तो ये पूरा डायग्राम किसका बना फ्रेंड्स? लीवर का। कोरोनरी लिगामेंट, जो राइट साइड की तरफ लिगामेंट होगा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट का, जो राइट साइड की होगा उसे बोलेंगे कोरोनरी लिगामेंट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कोरोनरी लिगामेंट्स। और जो राइट लोब होता है, राइट लोब के नीचे ही होगी क्या? गॉल ब्लैडर। क्या होगा फ्रेंड्स? गॉल ब्लैडर। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये गॉल ब्लैडर है फ्रेंड्स। लिगामेंट टेरिस, नीचे की तरफ जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होगा, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जिसको डिवाइडेड करेगा इसको राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में, इसके नीचे की तरफ होगा इसका लिगामेंट टीरिस। क्या होगा फ्रेंड्स? लिगामेंट टेरिस होगा। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। द लोअर इज ग्रोसली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हेन व्यू फ्रॉम अबव राइट एंड लेफ्ट लोब। मैंने आपको डायग्राम में बताया फ्रेंड्स कि सामान्यतया ग्रोसली यानी कि इसको औद्योगिक तरीके से देखा जाए तो लीवर के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक राइट एंड लेफ्ट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड द लीवर इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लीवर होता है इसको डिवाइडेड करता है टू लोब्स में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फंक्शन इसका क्या है? सिंथेसिस यानी कि सम्मिश्रण। प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेट्स बाय द लीवर। प्रोटीन्स का प्रोड्यूस करता है लीवर। कोई पूछेगा प्रोटीन्स का प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कहाँ से सीक्रेट्स होता है, तो वो होता है लीवर्स के द्वारा। जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा वो होगा लीवर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर प्ले अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। जो लीवर होता है उसका मेजर रोल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करना, एंड लिपिड यानी कि वसा के मेटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करना होता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जो लीवर होता है उसका मेजर रोल यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड और लिपिड का ब्रेकडाउन करना होता है। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट होता है फ्रेंड्स? पैनक्रियाज में। कहाँ होता है फ्रेंड्स? पैनक्रियाज में। जो कि जो लीवर होता है वह है इंसुलिन हार्मोन्स एंड अदर हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करने का इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसकी? लीवर की। नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर ब्रेक्स डाउन बिलीरुबिन बाय ग्लूकुरोनिडेटिन एंड फैसिलिटेटिंग इट्स सीक्रेशन इनटू वाइल। जो लीवर होता है वह है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के द्वारा इसको ब्रेक डाउन करता है एंड ग्लूकोडाइलेशन, फैसिलिटेटिंग एंड एक्सक्रीशन इनटू बाइल, और इसको एक्सक्रीशन करता है किसमें? बाइल्स में इसको एक्सक्रीशन करा देता है। एंड अदर्स देखते हैं यानी कि दूसरे और भी कार्य। फ्रेंड्स देखते हैं, द लीवर स्टोरेज अ मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो लीवर है वह स्टोरेज करता है कई प्रकार से पदार्थ एंड इसमें जो कि ग्लूकोज भी इसमें शामिल होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोगन, जो कि ग्लूकोजन के रूप में इसको स्टोरेज करता जाता है। लीवर होता है जो कि अन्य प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोरेज करता जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड विटामिन के
विटामिन के में आता है आयरन एंड कॉपर। द लीवर प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन द मोस्ट एफिशिएंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम। जो लीवर होता है वह सामान्यतया प्रोड्यूस करता है एल्ब्यूमिन को, एंड मोस्ट एफिशिएंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, और जो कि प्रोटीन में सामान्यतः ब्लड सीरम को भी प्रोड्यूस करता है। कोई पूछेगा लीवर किसका प्रोड्यूस करता है, लीवर करता है एल्ब्यूमिन का प्रोड्यूस। कंटेंस phagocytes to destroy damaged erythrocytes and foreign substance using phagocytes contain phagocytes to destroy। सामान्यतः कह सकते हैं कि जो बाहर से आने वाले डैमेज एरिथ्रोसाइट्स या बैक्टीरिया फंजाई जो भी होते हैं, तो इसके लिए ये फैगोसाइट्स का वर्क भी करता है। कौन? लीवर। जैसे कि सामान्यतः देखा जाए तो इसमें लिखा है कंटेन फैगोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय डैमेज एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी में बनने वाले जितने भी जो डिस्ट्रॉय डैमेज फैगोसाइट्स होते हैं, इनके लिए यह यानी कि हार्मफुल करता है। ब्लड सप्लाई देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी ब्लड सप्लाई तो हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन्स के द्वारा। हेपेटिक शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि ये लीवर से रिलेटेड है। जैसे कि मीसेंटर का आता था तो वो उससे समझ जाते थे ये पैनक्रियास से रिलेटेड है। तो हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन्स से रिलेटेड यानी कि लीवर। ब्लड सप्लाई किससे? हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर। पॉइंट नंबर 1, द गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल हॉलो ऑर्गन where bile is stored and concentrate before it is released into the small intestine। जो गॉल ब्लैडर है एक हॉलो ऑर्गन है जो कि बाइल का स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट बिफोर, और इसके पहले जो कंसंट्रेट होता है उसको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहने का मतलब ये है कि जो गॉल ब्लैडर है वह एक स्मॉल हॉलो ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर किसको स्टोर करता है? बाइल में स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट को रिलीज करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन ह्यूमंस द पियर शेप, मानव में यह पियर शेप गॉल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर, जो कि लीवर के नीचे लोकेटेड होता है। आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं फ्रेंड्स। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो लोकेटेड है कहाँ? इंफीरियरली है कहाँ? लीवर के। एंड जो हार्मोन सीक्रेट्स करेगा वो कहाँ करेगा? ड्यूडेनम में सीक्रेट्स करेगा, वो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हार्मोन्स को सीक्रेट्स करेगा। एंड बाइल दिख रहा है जो फ्रेंड्स आपको, उसमें ये इसको स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? जिसको स्टोर करता है जो कि कंसंट्रेट होते हैं, वो कि लीवर के द्वारा बनने वाले, वो इसको स्टोर करता है। फ्रेंड्स आपको और अच्छे से डायग्राम दिखाते हैं। जो इसका जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में नेक होती है, बॉडी होती है, फंडस होती है। इसको 3 भागों में डिवाइड करा गया है गॉल ब्लैडर को, नेक में, बॉडी में एंड फंडस में। हाँ, जो इसके एक साइड से जाने वाली ये वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये वाला, इसको बोलते हैं सियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सियाटिक डक्ट। एंड ये वाला भाग होता है, ये नेक होता है, ये बॉडी होती है, फंडस होती है। क्या होती है? फंडस होती है। ये सियाटिक डक्ट आपको बता दिया पहले। फिर हेपेटिक डक्ट, ये कौन सी डक्ट है? हेपेटिक डक्ट। इसमें डक्ट होती हैं कितनी? 4 डक्ट होती हैं, 4 डक्ट होती हैं। कौन कौन सी? सियाटिक डक्ट जो कि बिल्कुल गॉल ब्लैडर से निकली हुई, और फिर ऊपर की तरफ जाने वाली डक्ट होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि लीवर से निकली हुई डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट? पैनक्रियास डक्ट, यानी कि पैनक्रियास से भी इसमें हार्मोन्स रिलीज होगा। हेपेटिक यानी कि इसमें लीवर से हार्मोन्स रिलीज होगा। कहाँ से? लीवर से हार्मोन्स रिलीज होगा। और पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि इसमें कहाँ से हार्मोन्स रिलीज होगा? पैनक्रियास से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर तो सिट्स इन अ सोलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर दैट इज ग्रे ब्लू इन लाइफ। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो गॉल ब्लैडर होता है वह राइट लोब में, लीवर के राइट लोब में एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, उसमें यह लोकेटेड होता है, जो कि ह्यूमंस में ऑल लाइफ, यानी कि इसका जो गॉल ब्लैडर होगा उसका ग्रे ब्लू कलर होगा। इसका कलर कैसा होगा? ग्रे ब्लू होगा। तो लेंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 7 to 10 इसकी लेंथ होगी, जो 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी। 2.8 to 3.9 इंच इसकी लेंथ होगी। डायमीटर इसका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। इसका डायमीटर होगा 4 सेंटीमीटर और 1.69 इंच होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है द गॉल ब्लैडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीमीटर्स। जो गॉल ब्लैडर है वह एक कैपेसिटी रखती है लगभग 50 मिलीमीटर्स तक की, 50 मिलीमीटर्स, ठीक। गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी 50 मिलीमीटर्स की लगभग होती है स्टोर करने की हार्मोन्स को। द गॉल ब्लैडर इज शेप्ड लाइक अ पीयर। गॉल ब्लैडर का जो आकार होता है वह एक पीयर्स के समान होता है विथ इट्स स्टेप ओपनिंग इनटू द सियास्टिक डक्ट, जिसका जो ओपनिंग मतलब जो इसका ओपनिंग डोर होगा वो सियास्टिक डक्ट में होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स? सियास्टिक डक्ट में होगा गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशन, यानी कि गॉल ब्लैडर के को डिवाइड करने वाले 3 सेक्शन होते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। मैंने पहले बता दिया था डायग्राम के थ्रू। फंडस, बॉडी एंड नेक। फंडस नीचे वाला भाग, बॉडी यानी कि बीच वाला भाग, एंड नेक होता है ऊपर वाला भाग। फंक्शन होते हैं इसके मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन पर्पज ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, यानी कि पित्त का स्टोर करना इसका मेन फंक्शन होता है। एज कॉल्स आल्सो कॉल्ड गाल, जिसे सामान्यतः गाल कहा जाता है। एंड नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड फूड, जो कि भोजन में फैट्स के डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है। कौन सा? गॉल या वाइल। गॉल या वाइल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भोजन के डाइजेशन में, बसा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Bile flows through small vessels into the larger hepatic duct and ultimately through the cystic duct into the gallbladder where it is stored। जो कि इसमें जो बायल में और गाल में जो स्टोर होता है जो हार्मोन्स, वो होता है एक स्मॉल वेसल्स होती है इसके द्वारा, लार्ज और इसके लार्ज हेपेटिक डक्ट्स के द्वारा, जो कि हेपेटिक यकृत के द्वारा निकली हुई एक डक्ट होती है। एंड अल्टीमेटली और कई प्रकार की सियास्टिक डक्ट होती है एंड पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जो कि गॉल ब्लैडर की तरफ निकली हुई थी। वेयर इट इज स्टोर, जहाँ पर इसका सबका स्टोर हार्मोन्स का स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? बाइल्स का स्टोर होता है, और फिर जाके कहाँ पर जाती है? ड्यूडेनम में जाके खुल जाते हैं, इसका स्टोर होता है। मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया था। जैसे ये एक डायग्राम है, डायग्राम में देखो सियास्टिक डक्ट होती हैं, हेपेटिक डक्ट आती हैं, यहाँ से हार्मोन्स आएगा, हार्मोन्स आने के बाद यहाँ पर हो जाएगा स्टोर होने के बाद जब हार्मोन सीक्रेट्स होगा तो यहाँ पर किसमें सीक्रेट होगा? पैनक्रियाटिक डक्ट में सीक्रेट्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम इसकी देखते हैं ब्लड सप्लाई को। किसको देखते हैं फ्रेंड्स? ब्लड सप्लाई को। तो ब्लड सप्लाई होती है जो गॉल ब्लैडर की, वो होती है सियास्टिक आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सियास्टिक आर्टरी के द्वारा। एंड वीनस ड्रेनेज होती है, वो होती है सियास्टिक वेन्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सियास्टिक वेन्स के द्वारा। और ब्लड सप्लाई सियास्टिक आर्टरी एंड ब्लड